राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के MCQ क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द सेंट्रल फोकस ऑफ द अर्थ समिट 1992। बेटा इससे पहले भी जो मैंने MCQ आपको रिवाइज कराए थे उसमें भी हमारा रियो समिट के बारे में आया था, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारे CBSE बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंट्रल फोकस ऑफ द अर्थ समिट 1992। ऑप्शंस हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, environment protection to be solely done by the UNO. Next option, global commitment to sustainable development, ecological conservation and shared responsibility among nations. Last option है, maintaining agenda 21 slowly based on individual nations decision. इसका राइट आंसर है ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग नेशंस। अब ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हमारा जो रियो समिट है जो कि 1992 में हुआ था, जिसे रियो दी जेनरियो के नाम से भी जाना जाता है, ब्राज़ील में हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य ये था, जब इस मीट को किया गया था तो ये एक इशू रखा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही बातचीत की जाएगी। सभी देश मिलकर जो हैं वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैसे दूर किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। रियो समिट में कहीं से भी कहीं तक बेटा कॉमन प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र नहीं किया गया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू बी स्लोली डन बाय द UNO। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अर्थ समिट में जो है पॉइंट रखा गया है, बट उसके लिए केवल UNO को नहीं बोला गया कि UNO ही इस पे काम करेगा। इसमें जितने भी देश शामिल हैं वो सारे के सारे देश मिलकर जो है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। लास्ट हमारा ऑप्शन था मेंटेनिंग एजेंडा 21 स्लोली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नेशंस डिसीजन। ये आपको बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है आंसर। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये सेट ऑफ रिकमेंडेशन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें भी आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, पर किसकी? जो हमारा सेट ऑफ रिकमेंडेशन है। ये डिक्टेट नहीं किया गया कि कोई भी इंडिविजुअली नेशन जो है इसके ऊपर काम करेगा, बल्कि ये रियो समिट में फोकस किया गया है कि सभी देश मिलकर अलग अलग विषयों को लेकर जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। अब मैं बढ़ती हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच लीडर एंड कंट्री प्लेड अ की रोल इन मीडिएटिंग। मीडिएटिंग मतलब होता है मीडिएटर बनना, बिचौलिया जिसे हम लोग कहते हैं, द तश्केन एग्रीमेंट। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा ये भी तैयार हो जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1966 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या नाम था? तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन भी याद कर लेंगे कि तश्केन था। ठीक है, अब इसका आंसर हमारा आता है USSR। USSR आपका ये एलेक्से जो हैं, एलेक्सिन कोसिन, इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था ब्रोकरिंग द एग्रीमेंट। ये आपके USSR सोवियत लीडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला ऑप्शन है हमारे पास, जनरल अयूब खान टुक ओवर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड, जनरल Zia-ul-Haq overthrew the Bhutto government. Third, East Pakistan became Bangladesh. And fourth option है, जनरल परवेज मुशर्रफ removed नवाज शरीफ। अब ये तीन ऑप्शन है, ये चार ऑप्शंस हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल में क्या होगा? जो घटना पहले हुई है वो पहले, और जो सबसे लास्ट में हुई है वो सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले जनरल अयूब खान टुक ओवर पाकिस्तान एडमिशन 1958। बेटा यहाँ से आप इनके ईयर भी याद करेंगे। 1958 में सबसे पहले जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया था? टेक ओवर किया था। उसके बाद आपका आता है ईस्ट पाकिस्तान, जो है वो किसके नाम से जाना जाने लगा था? बांग्लादेश के नाम से, और ये 1971 में हुआ था।
उसके बाद आपका जनरल जिया उल हक, इन्होंने जो है भुट्टो गवर्नमेंट को हराया था 1977 में। और लास्ट ऑप्शन, जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर पोजीशन वहाँ की जो है प्रेसिडेंट की हासिल की थी 1999 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन बेटा वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री के नहीं होते, बहुत सारी कंट्रियों के होते हैं। तो एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, जो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपके जो हैं ग्लोबल कॉमन में आते हैं। सिर्फ एक फॉरेस्ट है जो कि नेशनल रिसोर्स होता है किसी भी राष्ट्र का अपना, जो आपका किसका पार्ट नहीं है, ग्लोबल कॉमन का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा फॉरेस्ट। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन आता है एजर्शन रीजन पे, एजर्शन तर्क, रीजन वितर्क। एजर्शन कह रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी रिक्वायर्स, ग्लोबल सिक्योरिटी जो है हमारी वो रिक्वायर करती है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ऑब्वियसली सी बात है बेटा, ग्लोबल की बात कम कर रहे हैं, वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण में तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय देश भी आएंगे ना, तो उनका सहयोग चाहिए होता है किसी भी ग्लोबल इशू को, चाहे वो आपका टेररिज्म हो या क्लाइमेट चेंज हो, तो उसके लिए हमें इनकी रिक्वायर्ड होती है। ये होते हैं ट्रांसनेशनल इश्यूज है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इनके लिए हमें जो है रिक्वायर होगा ग्लोबल सिक्योरिटी का। रीजन कहता है ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कैन इजीली बी रिजोल्व बाय इंडिविजुअल कंट्रीज विदाउट इंटरनेशनल सपोर्ट। बेटा हाउ इट कम्स, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर एजर्शन जब कह रहा है, हम इस बात से सहमत कर रहे हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है वो सब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से ही सॉल्व होगी, तो ये इंडिविजुअली तो कोई कंट्री ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो हमारा रीजन क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।